हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम नई शुरुआत करने वाले हैं। वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है डायरेक्टर्स का, और आप है सीए फाइनल स्टूडेंट, बराबर है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के इस फाइनल कोर्स के लेवल पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टोटल 3 चैप्टर्स हैं आपके इस पूरे सिलेबस के अंदर। ये हमारा इस पूरे चैप्टर के लिए अगला वीडियो है, सेकंड वीडियो है, जिसमें आज हम सेक्शन 152 के बारे में बात करने वाले हैं। सेक्शन 152 बात करता है किस चीज़ के बारे में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बात करता है अपॉइंटमेंट के बारे में और रीअपॉइंटमेंट के बारे में, कि अपॉइंटमेंट कैसे किया जा सकता है, कितने तरीके के यहाँ पर डायरेक्टर्स हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है उस अपॉइंटमेंट के लिए, और उसी के साथ में रिलेटेड हम रीअपॉइंटमेंट की बात भी यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 152 को हम यहाँ पर समझेंगे। 152 में अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट के यहाँ पर सारे प्रोविजंस को समझते हैं, एग्जम्पशंस को समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। डायरेक्टर्स यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये चैप्टर है। इसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। ये जो टोटल डायरेक्टर है, ये पूरी सीरीज टोटल यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिख रहा होगा, सेकंड में लिख देता हूँ और तीसरा भी आपको मेंशन करता हूँ। हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है दैट इज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन। ना अगर हम सेक्शंस की बात करें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए, तो सेक्शन 149 से हम शुरुआत करेंगे और सेक्शन 172 तक हम यहाँ पर समझेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। अब हेडिंग क्या दिख रही है? अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन। मीन्स डायरेक्टर, ऑब्वियसली डायरेक्टर क्या होता है, बेसिक टर्म्स, बेसिक डेफिनेशन हम यहाँ पर पहले वीडियो के अंदर देख चुके हैं। सेक्शन 149 को हम पहले वीडियो के अंदर देख चुके हैं। उसके साथ में हमने क्या देखा है, आपको नीचे ले जाता हूँ, आपको बताता हूँ। 149 तो हमने देखा ही है। 164 टू 166 की भी हमने यहाँ पर जांच पड़ताल कर ली है, यानी कि हम समझ चुके हैं कि इनको भी कैसे समझना है। तो 164, 165 एंड 166 ये तीनों भी हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं पहले ही वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी बात यहाँ पर कंप्लीट होती है, जिसके अंदर हमने क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ओनली इंट्रो। ठीक है, ओनली इंट्रो की बात कर रहा हूँ मैं, आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी समझ ली है। अब आज इस वीडियो के अंदर हम क्या समझेंगे? इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं सेक्शन 152, आगे की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सर आगे वाले सेक्शंस में हम जो जो समझते जाएंगे वो अभी इसी चैप्टर का है। थोड़ा सा चैप्टर का ओवरव्यू अगर आप देंगे तो पहले हम समझ रहे हैं कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन कैसे होता है, राइट? तो ये समझना जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद में हम सेकंड चैप्टर में यहाँ पर समझेंगे कि इनका अपॉइंटमेंट जो आपने बोला है वो तो ठीक है, बस उस अपॉइंटमेंट के साथ में इनका रेम्यूनरेशन कैसे फिक्स किया जाता है। ठीक है, सो रेम्यूनरेशन रिलेटेड चीज़ें जो हम देखेंगे वो यहाँ पर हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे। एंड थर्ड में हम देखेंगे कि ये आखिरकार डायरेक्टर्स का काम क्या है। डायरेक्टर्स का काम है सिर्फ मीटिंग्स करना, काम नहीं है, काम है कंपनी को संभालना। तो मीटिंग्स जो वो यहाँ पर करते हैं, वो बोर्ड मीटिंग्स किस तरीके से हो सकती है, उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है, वो यहाँ पर हम समझेंगे थर्ड चैप्टर के अंदर। सो बिलीव मी, तीनों चैप्टर्स अलग अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर सेक्शंस को मुंह पे होना चाहिए, यानी कि हमें सेक्शंस रटे हुए होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम आते हैं हमारे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सेक्शन 152 फोकस में रहने वाला है, ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट कैसे किया जाता है। क्विक क्वेश्चन, फटाफट पीछे आइए ज़रा। पीछे हमने बात करी सेक्शन 149 के बारे में, 164 के बारे में, 165 के बारे में और 166 के बारे में। मैं आपको सेक्शन बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, आपको रट जाना चाहिए। 149 का टोटल करेंगे तो 15 से आपको क्या याद रहेगा? मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं किसी कंपनी के अंदर। इससे ज़्यादा चाहिए तो स्पेशल रिजोल्यूशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। मिनिमम पब्लिक प्राइवेट ओपीसी 3, 2, 1, ये नंबर्स हम 149 में देख के आ चुके हैं। सबसे पहला सेक्शन आपको 149 याद होना ही चाहिए। ठीक है, 15 की टोटल से आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके अंदर ना। इसके बाद में 164, 164, इसकी कहानी क्या थी कि मेरे स्कूल में एक फ्रेंड था। ठीक है, उसको सब लोग बहुत परेशान करते थे, तो उसका नाम ही क्या था, उसके सरनेम में आता था 64, तो हम उसको बोलने लग गए 64, 64, 64 और 164, और उससे कोई दोस्ती नहीं करता था। तो 164 यानी कि वो डिसक्वालीफाइड है। तो कितने डिसक्वालिफिकेशन हो सकते हैं उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है।
165 बीच में बात कर रहा है कितनी डायरेक्टरशिप्स हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। तो डायरेक्टरशिप्स की 165 में बात की गई है। यहाँ पर 165 में हमने डायरेक्टरशिप्स देखी है 20 में पब्लिक कंपनी 10 मैक्स, ठीक है। और पब्लिक कंपनी में काउंट करने में हम क्या काउंट नहीं करते हैं, हम डोरमेंट काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। हम और क्या काउंट नहीं कर सकते, हम एनपीओ यानी कि सेक्शन 8 कंपनी काउंट हम नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर डायरेक्टरशिप्स देखी थी। और बार बार 6 बार बार आ रहा है, यानी कि ड्यूटीज़ जो बार बार करनी पड़ती है वो यहाँ पर 166 में हमने देखी है। 152 का क्विकली हम यहाँ पर देखते हैं। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट। यस, दिस इज फॉर श्योर कि हमारा टॉपिक तो यही रहने वाला है। रीअपॉइंटमेंट को अभी थोड़ा साइड में रखते हैं, हम फोकस करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर जो है अपॉइंटमेंट को पहले देखते हैं। सो अपॉइंटमेंट की अगर आप बात करेंगे सेक्शन 152, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले कंपनी शुरुआत हुई, बात समझिएगा, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। अब कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने के बाद में शेयर होल्डर्स उसके ओनर्स होते हैं, ये बात तो बराबर है। शेयर होल्डर्स जो है वो ऑब्वियसली ओनर तो है, बट सबके सब लोग हजारों की मात्रा में यहाँ पर शेयर होल्डर्स होते हैं। क्या वो सब आके बिजनेस करेंगे? वो सब तो बिजनेस नहीं करेंगे ना। बिजनेस कौन करेगा? बिजनेस करेंगे इनके बिहाफ पर जो सिलेक्ट किए गए हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए वो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑब्वियसली जब बनाए जाएंगे तो इनको सिलेक्ट तो करना पड़ेगा, इनको अपॉइंट भी करना पड़ेगा। तो ये बात तो जाहिर है कि सबसे पहला जो डायरेक्टर बनता है वो कब बनना चाहिए, हमारा क्वेश्चन यही है। तो 152 बोलता है कि भैया सबसे पहला डायरेक्टर कब बनेगा, तो बोलता है कोई बात नहीं, सबसेक्शन नंबर 1 आपको बताएगा कि सबसे पहला डायरेक्टर कब बनता है। तो उनको बोला जाता है फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आता है सब्सिक्वेंट, यानी कि इस फर्स्ट के बाद में जो भी अपॉइंट होगा उसको सब्सिक्वेंट ही बोलेंगे ना, मतलब बाद वाले। तो सब्सिक्वेंट की यहाँ पर डिस्कशन कहाँ गई है, सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो ये दो तरीके के हो गए। तो फर्स्ट और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर को यहाँ पर डिस्कस किया गया है सेक्शन 152 के अंदर। तो सर सिर्फ इन दो की बातें की गई है? यस। इसके अलावा सर बहुत अलग अलग तरीके के भी डायरेक्टर्स होते हैं, हमने सुना है ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स होते हैं। क्या उनको हम आगे डिस्कस करेंगे? यस, सेक्शन 152 बात करेगा फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट के बारे में। अब ये आपको कैसे याद रहेगा, तो बहुत सिंपल तरीका है, देखो फर्स्ट, ओके, इसके बाद में जो भी अपॉइंट किए जाएंगे सब्सिक्वेंट होंगे, ओके, बराबर है, ठीक है। तो सेक्शन हो गया 152, ठीक है। सो सेक्शन 152 हो गया, मतलब 149 की सीरीज चल रही थी, उसके बाद में हमने जंप लेके यहाँ पर अगली सीरीज क्या चालू करी है, 152 को हम समझ रहे हैं। तो 1 और 2, तो यहाँ पर फर्स्ट डायरेक्टर और यहाँ पर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की बात चल रही है। नाउ इन दोनों से रिलेटेड क्या, तो इन दोनों से रिलेटेड हम बातें कुछ इस तरीके से करेंगे। देखिए कि अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपको क्या क्या चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेगी। आपके पास में डिन होना चाहिए, आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी मिलेगा। तो ये सारी बातें 3, 4 और 5 में की गई है जो अदर सेक्शन में यहाँ पर डिस्कस की गई है, ठीक है ना। सबसेक्शन नंबर 5 से रिलेटेड कुछ एग्जाम्शन है, उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। 6 और 7 से भी रिलेटेड एग्जाम्शन है, इसलिए उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। दोनों के बीच में मैंने रिलेटेड एग्जाम्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप अपॉइंट कर रहे हैं तो क्या उनको रिटायर भी किया जा सकता है? क्या यहाँ पर डायरेक्टर्स रिटायर भी होंगे? तो एक बहुत ही शानदार यहाँ पर कंपनीज एक्ट के अंदर ये सिस्टम निकाला गया है, उस सिस्टम का नाम है रोटेशन। मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी लॉजिक की बात है, अगर ये 3 ही लोग कंपनी हमेशा चलाते रहेंगे, शेयर होल्डर्स इन 3 ही लोग का हमेशा साइड लेते हैं, तो क्या कंपनी सही तरीके से चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो इस चीज़ को हटाने के लिए कंपनीज एक्ट बोलता है कि हमने क्या तरीका निकाला है कि डायरेक्टर्स ना रोटेट होंगे, रोटेट, ठीक है। ऐसा अगर आप रोटेशन की बात करेंगे तो ऑडिटर्स के केस में भी रोटेशन आ चुका है। क्लाइंट्स को आपको रोटेट करना पड़ेगा, यानी कि क्लाइंट्स जो अपने ऑडिटर है, अगर वो कोई फर्म है, अगर वो कोई इंडिविजुअल है, तो उनके लिए 5 साल 10 साल का रोटेशन का क्लॉज भी लाया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर डायरेक्टर्स का रोटेशन से रिटायरमेंट होता है कि एक टेन्योर आपका पूरा हो गया तो आपको रोटेट होकर वो पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा और आपकी जगह दूसरा बंदा, दूसरा इंसान आएगा। तो एक तरीके से जो पर्सन अपॉइंट हुआ है वो जा रहा है, तो उसका रिटायरमेंट हो रहा है बाय रोटेशन। तो जैसे ही कोई डायरेक्टर रिटायर होता है तो वैकेंसी क्रिएट होती है, उस वैकेंसी को फिल करेंगे तो 2 क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। क्या हम ओल्ड डायरेक्टर जो रिटायर हुआ है उसको ही रीअपॉइंट कर सकते हैं या फिर हम किसी नए बंदे को ला सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब है सबसेक्शन नंबर 6 और सबसेक्शन नंबर 7 के बाद में। तो आइए ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, सेक्शन 152 की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि फर्स्ट डायरेक्टर्स आखिरकार होते कौन हैं और इनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है।
अब देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर की यहाँ पर बात चल रही है। पहला डायरेक्टर होगा, तो सबसे पहले डायरेक्टर को समझने के लिए हम एक काम करते हैं। हम समझते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टर पहला है तो उसको अपॉइंट कब किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। कौन सा? जनरल मीटिंग का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो हम बात करेंगे जनरल मीटिंग की, एजीएम की और बोर्ड मीटिंग की। अब ये जो है सारी चीज़ें, ये सेक्शन 96 का है, बोर्ड मीटिंग के लिए सेक्शन 173 का है, ठीक है। ये सब सेक्शन अभी आगे कवर होने वाले हैं, ठीक है ना। इन सभी सेक्शंस को हम पूरा तो यहाँ पर क्लियर नहीं पढ़ेंगे, पर हम एक यहाँ पर हाईलाइट ले लेते हैं। वो क्या है? वो ये है, जनरल मीटिंग्स थ्रू आउट द ईयर होती ही होती है। उन जनरल मीटिंग्स में कंपनी को, हर कंपनी को, ओपीसी के अलावा बात कर रहे हैं, 1% कंपनी के अलावा, सेक्शन 96 को यहाँ पर मैं कोट कर रहा हूँ, एक मीटिंग को एजीएम बोलना पड़ेगा, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग बोलना पड़ेगा, ठीक है। दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में एजीएम नंबर 1, एजीएम नंबर 2, इन दोनों के बीच में 15 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब नाम में एनुअल है तो ये बात तो पक्की है कि एक साल में एक ही होगी, ठीक है। एक साल में एक ही हो रही है, उसके लिए भी यहाँ पर कुछ नियम बनाया गया है। नियम क्या है कि जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, उसके 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपको पहली एजीएम करनी ही करनी पड़ेगी, उसके लिए और कोई सोल्यूशन नहीं है। सो पहला साल है मतलब आपकी कंपनी का, आप नई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, पहला आपका यहाँ पर फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, उसके 9 मंथ्स के अंदर अंदर आप अपनी पहली एजीएम करें। और बाद की सारी एजीएम में यहाँ पर क्या रूल है कि आपके फिनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको एजीएम करनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर के लिए 9 मंथ्स है, बाकी सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए 6 मंथ्स है। ये सब बात मैं क्यों कर रहा हूँ? एजीएम हो रही है भाई साहब, एजीएम तो हो रही है, ये बात बराबर है, बट एजीएम कंपनी चालू होते ही तो नहीं होगी ना। अभी तो एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एनुअल जनरल मीटिंग हम कैसे करें? एक साल खत्म होने के 9 महीने के अंदर अंदर एजीएम होगी। तो ये बात तो पक्की है कि एजीएम के अंदर, ये मैंने पूरी कहानी आपको क्यों बोली, ये बात पक्की है कि एजीएम के अंदर तो यहाँ पर फर्स्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। दिस इज ट्रू, राइट। तो आइए इसको हम क्रॉस कर देते हैं, एजीएम का तो यहाँ पर बात बनता ही नहीं है। बोर्ड मीटिंग, 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। 4 बोर्ड मीटिंग से ज़्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड मीटिंग होनी। सो एजीएम को क्रॉस करने के बाद में अब हम देखते हैं कि फर्स्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए क्या बोर्ड मीटिंग में काम हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा है कि भैया बोर्ड मीटिंग में होना हो, हमें सबसे पहले काम चालू करना है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है। तो हमारे ध्यान में कौन से लोग हैं? ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर, मेमोरेंडम पे जब आर्टिकल्स बने हैं, उन आर्टिकल्स पे, मेमोरेंडम पर उन्होंने सब्सक्राइब किया है, जिनको हम सब्सक्राइबर्स कहते हैं। उनमें प्रमोटर भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। तो ऐसे इनिशियल स्टेज पे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने मेमोरेंडम पर साइन करी है, ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स की बात चल रही है, कॉर्पोरेट बॉडीज़ को नहीं लिया है, ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, वो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे इस कंपनी के। डीम्ड वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है। पर ऐसा कब होगा? जब आर्टिकल्स में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया है तब। तो देखिए पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, व्हेन नो प्रोविजन इज मेड इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी फॉर व्हाट? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, ठीक है। द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल्स शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो जो सब्सक्राइबर है वो जो इंडिविजुअल्स है, अगेन इंडिविजुअल बार बार क्यों बोला जा रहा है? डायरेक्टर्स की डेफिनेशन में हम देख के आए हैं, इंडिविजुअल ही है सिर्फ, यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट्स नहीं आ सकती है, राइट। तो वो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे। अनटिल व्हाट डेट? अनटिल द डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड। इसका मतलब क्या है कि सर अभी तो फर्स्ट ईयर चल रहा है, जैसे कि आपने बताया, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। यहाँ पर फरवरी 1 को यहाँ पर मेरी कंपनी बनी है, बराबर है। अब मार्च में यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा, राइट। मार्च में कंप्लीट होगा, पर मुझे यहाँ पर फर्स्ट डायरेक्टर तो बनाना पड़ेगा। फर्स्ट डायरेक्टर मेरे सब्सक्राइबर बन गए, बट सर क्या हुआ फिर जून में, यहाँ पर क्या हुआ, जून में हमने पहली एजीएम कर ली। सो जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो वहाँ पर प्रॉपरली डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा, राइट। तो डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा तो क्लियरली जो फर्स्ट डायरेक्टर बने थे उनका जो टाइम पीरियड है वो वहाँ पर आके खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्टर जब तक ड्यूली अपॉइंट नहीं किए जाते हैं, यही डायरेक्टर रहेंगे फर्स्ट।
इसका मतलब ये है, अगर हम नीचे आएंगे तो द फर्स्ट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस अंटिल द डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड। उन्होंने पहले ही बोल दिया है, जब तक ड्यूली अपॉइंटेड नहीं किए जाते हैं तब तक फर्स्ट डायरेक्टर्स होल्ड करेंगे ऑफिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, द टर्म ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, यहाँ पर फर्स्ट डायरेक्टर्स की टर्म कितनी रहेगी, इज लिमिटेड टू द होल्डिंग ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग दैट इज एजीएम। क्योंकि एजीएम जब होता है ना बच्चों, तो एजीएम का यहाँ पर रूल है कि एजीएम में डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया ही जाता है फर्स्ट एजीएम के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये हमारी बात यहाँ पर कंप्लीट होती है कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन होंगे, बाय डिफॉल्ट सब्सक्राइबर्स होंगे। अगर कंपनी ओपीसी है, 1% कंपनी है, तो एक जो बंदा है, जो इंडिविजुअल मेंबर है, वही फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएगा, बराबर है। तो सबसे पहले आर्टिकल्स के पास जाओ, आर्टिकल्स में कुछ नहीं बोला है तो सब्सक्राइबर्स बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, सिर्फ इंडिविजुअल्स होंगे, कॉर्पोरेट बॉडीज़ नहीं होगी। फर्स्ट डायरेक्टर ऑफिस होल्ड करेंगे कब तक, जब तक ड्यूली अपॉइंट नहीं किया जाता है। ड्यूली अपॉइंट का मतलब क्या है, नीचे आ जाओ। ड्यूली अपॉइंट का मतलब है कि उनका जो टर्म रहेगा वो फर्स्ट एजीएम तक का टर्म रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एजीएम तक पहले डायरेक्टर्स की लाइफ रहती है, यानी कि वो जीवित तो रहेंगे बट फर्स्ट डायरेक्टर सिर्फ वो फर्स्ट एजीएम तक ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबसेक्शन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आइए अब आगे चलते हैं, सब्सिक्वेंट की बात करिए आपने, फर्स्ट डायरेक्टर तो हो गया सर, आगे अब डायरेक्टर्स जितने भी होंगे फ्यूचर में वो सर क्या होगा, तो सबसेक्शन नंबर 2 बोलता है कि जितने भी सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स हैं, कंपनी अब चालू हो चुकी है, 1 साल हो चुका है, आने वाले सालों में डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये पावर पता है किसको दी गई है, सबसे पहले जनरल मीटिंग में उनका अपॉइंटमेंट होता है, और जनरल मीटिंग में पता है कौन करता है, भगवान। और हमारे भगवान कौन है यहाँ पर, शेयर होल्डर्स, क्योंकि ये कंपनी के कौन है, ओनर्स, क्योंकि इन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है। तो एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जीएम। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्या बोर्ड मीटिंग में कोई अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं क्या, तो बोर्ड मीटिंग के लिए स्पेसिफिकली, जैसे एग्जांपल के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर, जैसे एग्जांपल के लिए एडिशनल डायरेक्टर, इन सब लोगों को बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया जाता है। बोर्ड मीटिंग मतलब बोर्ड वाले लोग, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही उनको अपॉइंट करते हैं। बट जनरल मीटिंग मतलब जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स आते हैं। सो शेयर होल्डर्स के पास में बाय डिफ़ॉल्ट राइट है किसी भी सब्सिक्वेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का। तो पहला लॉ जो यहाँ पर सबसेक्शन नंबर 2 में बेसिक दे दिया गया है वो क्या है, कि पहली बात तो आप ये समझ लो कि डीम्ड है, ये बात तो क्या है, अनलेस स्पेसिफाइड, आप यहाँ पर लिख सकते हैं अनलेस स्पेसिफाइड। जब तक यहाँ पर क्वेश्चन या जब तक यहाँ पर सिचुएशन ये नहीं बता रही है, तो कोई यहाँ पर चीज़ नहीं दी गई है, बताई नहीं गई है, तो हमेशा क्या बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एवरी डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग, ऐसा सबसेक्शन नंबर 2 बोलता है। ठीक है, बट ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शन है, जहाँ पर कंपनीज एक्ट एक्सप्रेसली बोलता है कि प्रोसीजर अलग से है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स का, तो वहाँ पर उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। जैसे 161 क्या बोल रहा है, मैंने आपको बताया कि एडिशनल डायरेक्टर हो, ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो, ठीक है, जहाँ पर आर्टिकल ने ये पावर दे रखी है ऑलरेडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। देखिए आर्टिकल में पावर होना ज़रूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया किसका, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का कहिए, एडिशनल डायरेक्टर कहिए, क्योंकि आर्टिकल्स में उनके पास पावर दी गई है। तो वहाँ पर क्या जनरल मीटिंग का रूल फॉलो होगा, क्या वहाँ पर यहाँ पर 152 सबसेक्शन नंबर 2 फॉलो होगा, नहीं होगा। ठीक है, बट अगर हम जनरल रूल बोले तो जनरल रूल हमारा क्या होगा, अनलेस स्पेसिफाइड एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग बाय शेयर होल्डर्स। ठीक है, सो ये बात क्लियर हो गई है, सब सेक्शन नंबर 2 हो गया है। आइए हमारा इंडेक्स देख लेते हैं, सब सेक्शन नंबर 1 भी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई है। फर्स्ट डायरेक्टर में आप क्या याद रखेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर आप याद रखिए आर्टिकल्स के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, तो सब्सक्राइबर्स का फर्स्ट डायरेक्टर्स डीम्ड रहेंगे, वो उनका पीरियड कितना होगा, फर्स्ट एजीएम तक होगा। ओपीसी है तो ऑब्वियसली एक बंदा है वही रहेगा। ठीक है, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स का क्या मतलब रहेगा कि बाद वाले जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सब के सब यहाँ पर जनरल मीटिंग में बाय डिफ़ॉल्ट उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अनलेस स्पेसिफाइड। जैसे 161 का एग्जांपल लिया, हम आगे देखने वाले हैं कि जितने ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स होते हैं या फिर एडिशनल डायरेक्टर्स होते हैं, उनको बोर्ड मीटिंग में आर्टिकल से पावर दी गई है, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको बोर्ड मीटिंग के अंदर अपॉइंट करते हैं। कुछ कंडीशंस तो होगी यार सर, यहाँ पर डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा रहा है, तो पहली बात तो है ही सही कि 164 यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल भी नहीं होना चाहिए, कंपनी वाला भी नहीं होना चाहिए। ये क्या बोल दिया सर आपने,
बच्चों अगर नहीं देखा है तो सेक्शन 164 के पास जाओ, पिछले वीडियो के अंदर 2 तरीके की डिस्क्वालिफिकेशन है, एक तो जो इंडिविजुअल खुद करता है, एक ऐसी कंपनी करती है जिसके अंदर वो डायरेक्टर था। कंपनी वाले डिस्क्वालिफिकेशन में हमने देखा था, वो हमने क्या देखा था, 3D + I, यानी कि डिपॉजिट, डिबेंचर्स और साथ में एक और डेट, किसी भी तरीके का इन तीनों के डिफ़ॉल्ट रीपेमेंट में, इंटरेस्ट के रीपेमेंट में अगर आपने गड़बड़ कर रखी है तो यहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक और चीज़ क्या है डिस्क्वालिफिकेशन में, वो है फिनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। और दूसरे तरीका क्या है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स और यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट। इनके भी फाइलिंग में अगर आपने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट किया है कितने 1 ईयर और मोर, और 3D + I में कंटिन्यूसली फॉर 3 इयर्स, तो वो कंपनी जो डिस्क्वालीफाई होती है उसकी वजह से वो डायरेक्टर भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो पाएगा और दूसरी कंपनीज में भी अपॉइंट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं ही होना चाहिए, बट साथ में उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए जो उसको डायरेक्टर बनाती है। एक डायरेक्टर कब होता है, जब उसके पास में DIN होता है, यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। वो DIN कैसे मिलता है, सेक्शन 152 के बाद में जो सीरीज़ चलने वाली है वो DIN की ही सीरीज़ चलेगी बच्चों, जिसमें हम 152 सबसेक्शन नंबर 2 टू सबसेक्शन नंबर 5 जो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अभी के अभी, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, इस सीरीज़ को। सबसे पहले DIN होना चाहिए उस डायरेक्टर के पास में, तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अपॉइंटमेंट, सेक्शन 152 सबसेक्शन नंबर 3 से हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। 2 तो हमने देख लिया, सब्सिक्वेंट के लिए 3। अ पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी ओनली व्हेन, क्या लिख दिया भैया, ओनली एंड ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जब उसके पास में DIN नंबर है सेक्शन 154 के हिसाब से, या फिर कोई दूसरा नंबर और सच अदर नंबर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 153। ये क्या हो गया सर, ये किस तरीके की बातें आप कर रहे हो। तो DIN के लिए जो डिटेल्ड स्टडी दी गई है दोस्तों, वो दी गई है सेक्शन 153 के अंदर, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, 154 के अंदर, और आगे जाएंगे तो 155 के अंदर, 156 के अंदर, 157 के अंदर। टोटली 5 सेक्शंस हैं जो यहाँ पर DIN के बारे में बात कर रहे हैं। ज़रा मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में अगर बताना चाहूँ तो 153 तो आपको ये बोलेगा कि आप सबसे पहले एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन देगा 153 के अंदर, मैं आपको डिटेल करूँगा अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। CG उसको अलॉट करता है 154 के अंदर। 155 बोलता है कि एक बार DIN ले सकते हो, सिर्फ एक ही बार, बार बार अप्लाई नहीं कर सकते हो, 155 ये बोलता है, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, डायरेक्टर कंपनी को इंटीमेट करता है कि भैया मेरा ये DIN नंबर है, ठीक है, और मैं अपनी कंसेंट दे रहा हूँ, और कंपनी फिर आगे जब ROC को इंटीमेट करती है 157 में करती है। तो ये पूरा फ्लो है जो आपको याद नहीं करना है, ठीक है। अभी हमारी क्या बात चल रही है कि DIN होना चाहिए भैया, सिंपल सी बात है। तो 152 सबसेक्शन नंबर 3 बोल रहा है कि DIN के बिना तो आपकी कोई औकात ही नहीं है, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो 154 में जो आपको यहाँ पर CG अलॉट करेगी, क्या करेगी, CG अलॉट करेगी DIN नंबर 154 के हिसाब से, वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई दूसरे तरीके का नंबर भी प्रिस्क्राइब कर सकती है 153 के अंदर जब आप अप्लाई कर रहे हो तब। तो क्या वो भी अलाउड है, यस वो भी अलाउड है, बट यहाँ पर शॉर्ट में अगर हम बोले तो हमें यहाँ पर DIN नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नाउ every other person proposed to be appointed as a director by the company in GM or otherwise shall furnish, क्या DIN काफ़ी होगा, नहीं भैया, आपको आपके DIN के साथ में आपको एक डिक्लेरेशन भी फर्निश करना पड़ेगा, और वो डिक्लेरेशन क्या है कि बॉस मैं डिसक्वालीफाइड नहीं हूँ, यानी कि 164 के डिसक्वालिफिकेशन मेरे अंदर नहीं है, ये आपको डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। तो सबसेक्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि डिक्लेरेशन दो, ठीक है। सबसेक्शन नंबर 3 क्या बोल रहा था कि DIN दो। तो 3 हो गया, 4 हो गया। एक और चीज़ चाहिए, अभी भी हमारा पेट नहीं भरा है, वो है रिटर्न कंसेंट। अरे सर अभी तो डिक्लेरेशन दिया, डिक्लेरेशन किसने दिया है, थोड़ा देखो आप ध्यान से, डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन दिया है कंपनी को, बराबर है। क्या डिक्लेरेशन दिया है कि मैं डिसक्वालीफाइड नहीं हूँ, ठीक है। आगे पढ़ो, written consent to act as director shall be furnished to the company by the director before his appointment in form DIR2। DIR2 के अंदर मीन सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि डायरेक्टर अभी तक कंपनी को क्या क्या दे चुका है। देखिए इनको हटाते हैं हम, उसने सबसे पहले DIN दिया,
नंबर 1। नंबर 2 उसने एक डिक्लेरेशन दिया। नंबर 3 वो अभी कंसेंट भी दे रहा है। तो भैया तीनों अलग अलग चीज़ें हो गई ना। डिक्लेरेशन तो ये दिया कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, कंसेंट ये दे रहा है कि मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूँ, और डिन तो वो दे रहा है ये प्रूव करने के लिए यस कि मैं डायरेक्टर हूँ, मेरे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट का नंबर है। ठीक है, सो कंसेंट आएगा DIR 2 में। और दोस्तों यही है सेक्शन 156, घबराइए मत। 156 बोलता है कि एक डायरेक्टर 30 डेज के अंदर अंदर क्या करेगा, 30 डेज के अंदर अंदर वो यहाँ पर कंसेंट देगा और बताएगा कि यस मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूँ। अब कंपनी उस कंसेंट को अपने पास में रखेगी क्या? कैसे भैया, वो भी तो आगे बढ़ाएगी। तो कंपनी क्या करेगी, वो फर्दर इस कंसेंट को फाइल करेगी ROC के पास में फिर से 30 दिन के अंदर अंदर ऑफ सच अपॉइंटमेंट इन DIR 12। तो 2 में भाई साहब ने दिया, 12 में कंपनी ने दिया और ROC को उसने फाइल कर दिया। नाउ यहाँ पर अगर आप 156 तो मैंने आपको बताया 156 में कंसेंट देगा डायरेक्टर कंपनी को DIR 2 के अंदर। अगर हम 157 देखेंगे और आप उसको ध्यान से रीड करेंगे तो 157 के अंदर आपको बोला गया 15 डेज। सर आप तो यहाँ पर बोल रहे हैं 30 डेज। देखिए 30 डेज का टाइम जब से उसका अपॉइंटमेंट हुआ है उसके बाद में 30 दिन के अंदर अंदर DIR 12 के अंदर एक कंपनी को ROC के पास में फाइल करना पड़ेगा। बट ये जो 15 डेज़ का पॉइंट यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है वो कौन से 30 डेज़ के बाद किया जाता है, यही 30 डेज़ के बाद में किया जाता है। मतलब सर सिंपल सी बात है कि डायरेक्टर 30 डेज़ में अपना अपॉइंटमेंट के बाद में, तो इसको हम एग्जाम समझते हैं 1 जनवरी 2020 को अगर अपॉइंटमेंट हुआ है, इसके 30 डेज़ यहाँ पर होते हैं लेस से 31 जनवरी 2020। ठीक है, इन 30 दिन के अंदर इस डेट के पहले क्या करना पड़ेगा, इस डेट के पहले डायरेक्टर कंपनी को देगा, कंपनी आगे ROC को भी देगी। इसके पास में एडिशनल 15 डेज़ हैं बट मोटा मोटा 30 डेज़ इस पूरे काम के लिए है, इसलिए 30 डेज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है। सेक्शन 157 को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। हमारा मुद्दा यहाँ पर क्या चल रहा है, हमारा मुद्दा ये चल रहा है कि अगर हम 3, 4 और 5 की यहाँ पर बात करें, डिन, डिक्लेरेशन और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, इन दोनों की अगर हम बात करें तो हमने अभी तक क्या देखा है कि भैया डिन नंबर तो चाहिए, डिन के साथ में हमको एक डिक्लेरेशन चाहिए कि आप डिस्क्वालीफाइड तो नहीं हो, बराबर है। उसके साथ में हमको एक और चीज़ चाहिए जिसे हम बोलते हैं कंसेंट, जो यहाँ पर सबसेक्शन नंबर 4 में ही बता दिया है। तो ये 3 चीज़ें तो होनी ही चाहिए, डिन प्लस डिक्लेरेशन प्लस यहाँ पर बोल दिया गया है कंसेंट। ठीक है, कंसेंट में DIR 2 एंड DIR 12 को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। टाइम पीरियड है 30 डेज। ठीक है, मोटा मोटा। नाउ सबसेक्शन नंबर 5 अभी भी यहाँ पर हमारे सामने खड़ा हुआ है, वो बात करता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है, आइए उसको समझते हैं। सबसेक्शन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अदर रिक्वायरमेंट्स के अंदर रिटन कॉन्सेंट तो है ही सही सबसेक्शन नंबर 5 के अंदर, बट उसका एक प्रोवाइजो भी है। वो प्रोवाइजो क्या बात कर रहा है, देखिए अभी तक मैंने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के लिए मैंने यहाँ पर सबसेक्शन नंबर 5 को छोड़ रखा था। ठीक है, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ID को अपॉइंट किया जा रहा है GM के अंदर, तो इन सब चीज़ों के अलावा ये सब चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, ऑब्वियसली डिन चाहिए रहेगा, यहाँ पर कंसेंट चाहिए रहेगी, यहाँ पर हमको एक डिक्लेरेशन चाहिए रहेगा, पर उसके साथ में हमको चाहिए रहेगा एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। कौन किसको दे रहा है देख लो भैया, अगर किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा रहा है तो उस जनरल मीटिंग का जो नोटिस जाएगा उसके साथ में एक स्टेटमेंट जाएगा जिसमें बोर्ड अपना ओपिनियन दे रही है कि ये जो बंदा है वो सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है दिस इज़ फॉर द शेयर होल्डर्स, उनको बताने के लिए कि सपोज करिए इस GM के अंदर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाह रहा हूँ, तो सारे शेयर होल्डर्स को कैसे मालूम चलेगा कि उस नोटिस के साथ में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाएगा, उसके अंदर लिखा रहेगा कि मिस्टर चैतन्य जैन जिसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाह रहे हैं इस जनरल मीटिंग के अंदर, उनके अंदर सारे यहाँ पर कंडीशन फुलफिल है और वो सभी प्रोविजंस को यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठते हैं टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो 152(5) जो है वो उसका जो प्रोवाइजो है वो ध्यान से सुनिए, प्रोवाइजो बात कर रहा था एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है,
और साथ में सबसेक्शन नंबर 5 और क्या बात कर रहा था, वो बात कर रहा था कंसेंट के बारे में। तो कंसेंट तो हमको चाहिए, प्रोवाइजो बात कर रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ में, ठीक है। तो अभी तक हमने 1 2 3 4 5 ये तीनों बात कर लिए। 1 2 में फर्स्ट और सब्सिक्वेंट की बात करी, 3 4 5 में हमने अदर रिक्वायरमेंट्स की बात करी, जो डिन है, डिक्लेरेशन है, कंसेंट है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, उन सब चीज़ों की हमने यहाँ पर बात करी है, ठीक है। अब फटाफट एग्जामिशन देखते हैं और इसी के साथ में हमारे 5 सबसेक्शन कंप्लीट होंगे, फिर हम 6 और 7 के ऊपर हम जंप कर सकते हैं। अब एक्सप्लेनेशन की बात यह है बच्चों कि हम जब भी इस एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाते हैं एग्जाम्पशन से रिलेटेड, तो हम ये वाला फॉन्ट यूज़ करते हैं। प्रीवियस वीडियो आप देखिए। और इस पूरे चैप्टर में एग्जाम्पशन सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं दोस्तों, गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी, इन दोनों कंपनीज़ के एग्जाम्पशंस को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और हर जगह ये लिखा गया है कि इन दोनों कंपनी को अगर कहीं एग्जाम्पशन दिया गया है तो वो एग्जाम्पशन तभी मिलेगा जब उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न का कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। वही बात यहाँ पर की गई है, बट एग्जाम्पशन को समझना पड़ेगा। जब आप बोल रहे हो सबसेक्शन नंबर 5 के साथ में एग्जम्प्ट किया गया है गवर्नमेंट कंपनी को और सेक्शन 8 कंपनी को, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसेक्शन नंबर 5 बोल रहा था कि आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो क्या गवर्नमेंट कंपनी को देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। सेक्शन 8 कंपनी को देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा गया है कि यार ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया गया था और यहाँ पर नोटिस के साथ में कुछ भी अनेक्स नहीं किया गया है, तो क्या कोई वॉल्यूशन हो रहा है? तो आप बोलेंगे कि अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो वॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर सेक्शन नंबर 152 का सबसेक्शन नंबर 5 अप्लाई ही नहीं होता है, सीधी सी बात है। तो ये एग्जाम्पशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमारी बात हो गई। हमने 1 2 3 4 5 ये पांचों सबसेक्शंस हमने समझ लिए हैं। अब हमारी जो स्टोरी है वो आगे चलेगी। सेक्शन 152 के लिए 2 ही सबसेक्शन हमको समझने हैं, जिसमें सबसेक्शन नंबर 6 बात कर रहा है रोटेशन के बारे में, ठीक है। वो हम समझेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो समझने के बाद में हम देखेंगे रोटेशनल, नॉन रोटेशनल कौन होता है। ये सब बातें करने के बाद में हम रीअपॉइंटमेंट की बात करेंगे, रिटायरिंग डायरेक्टर की, विद सबसेक्शन नंबर 7 और एक्सेप्शंस। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन, दैट इज सेक्शन 152 सब सेक्शन नंबर 6। अब देखिए खासियत क्या है इस पूरे सेक्शन की, कि यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक है और लॉजिकल है, इसलिए आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए, अभी तक हमने सेक्शन 152 को थोड़ा सा अगर हम खुलासा करें फिर से, ठीक है, तो सेक्शन 152 के बारे में हमने क्या क्या अभी तक जाना है, ज़रा आप वो देखिए। 152 में हमने बात करी 1 एंड 2, मतलब कि फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट, ठीक है। इन दोनों डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। फर्स्ट डायरेक्टर्स बाय डिफ़ॉल्ट कौन होंगे? जो आर्टिकल में बताए गए हैं। आर्टिकल में अगर नहीं बताए गए हैं तो फिर हम सब्सक्राइबर्स को हमारे सबसे पहले जो यहाँ पर होते हैं उनको हम फर्स्ट डायरेक्टर्स बोल देंगे। सब्सिक्वेंट की बात हमने क्या करी? सब्सिक्वेंट हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जनरल मीटिंग के अंदर ही शेयर होल्डर्स ही उनको अपॉइंट करते हैं। अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड हमेशा शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग के अंदर करते हैं। एग्जाम्पल 161 का देखा था हमने। ऑल्टरनेट और एडिशनल डायरेक्टर्स, इस तरीके से उनका अपॉइंटमेंट अलग तरीके से होता है, क्योंकि एक्ट ने वैसा बोल रखा है। 152 में हम बात कर रहे थे अपॉइंटमेंट की। उसके बाद में एक बात यहाँ पर चालू हुई जो बोलने लग गया कि कुछ अदर रिक्वायरमेंट भी है हमको। उस डायरेक्टर को जो यहाँ पर अपॉइंट होने वाला है एलिजिबल है कि नहीं। तो हमने कहा यार एलिजिबिलिटी तो हम 164 से चेक करके आ गए थे ना। उन्होंने कहा बिल्कुल, बट हमको साथ में डिन चाहिए, हमको साथ में डिक्लेरेशन चाहिए, हमको साथ में कंसेंट भी चाहिए। डिन देंगे, ठीक है। डिन किसके हिसाब से आता है आगे के सेक्शन हम देखने वाले हैं। 154 में 153 में यहाँ पर दिया जाता है डिन, ठीक है। 153 में अप्लाई किया जाता है, 154 में सीजी आपको डिन दे देती है। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप डिसक्वालीफाइड तो नहीं है, 164 का रिक्वायरमेंट यहाँ पर फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कंसेंट भी देनी पड़ेगी। इतना काफ़ी नहीं है बॉस, आपको कंसेंट देनी पड़ेगी DIR 2 के अंदर, और यही कंसेंट कंपनी के पास में आने के बाद में कंपनी उसको आगे बढ़ाती है ROC के पास में DIR 12 के अंदर। और इसमें एक एडिशनल केस देखा हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का।
अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो हमको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट यहाँ पर नोटिस जो है जनरल मीटिंग का उसके साथ में हमें अनेक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हम ऑलरेडी 152 में देख चुके हैं। कितना हुआ था 152 में, अगर आप रिवाइज करेंगे, सबसेक्शन नंबर 1, सबसेक्शन नंबर 2, सबसेक्शन नंबर 3, सबसेक्शन नंबर 4, सबसेक्शन नंबर 5 विद आईडी। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 5 सबसेक्शन हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब ज़रा आते हैं हमारी मेन बात पे। 6 रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन। पहली बात कि इसी सेक्शन में इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहली बात तो ये कि बॉस आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप बोलना चाह रहे हैं कि क्या अपॉइंटमेंट होता रहेगा, आप यही बोलना चाह रहे हैं? नहीं, अपॉइंटमेंट तो होगा, साथ में बाहर भी तो निकाला जाएगा या लोग छोड़ के भी तो जाएंगे, रिटायरमेंट। ओके, देखिए रिटायरमेंट वर्ड जो है ना अपने आप में, अगर आदमी खुद चलकर बाहर जाता है तो उसे रिटायरमेंट बोला जाता है, बराबर है। तो यहाँ पर एक्ट क्या बोलता है, हम एक कंपलसरी रिटायरमेंट बना रहे हैं। मींस ये जो डायरेक्टर्स है, ये डायरेक्टर्स पोस्ट पर आने के बाद में कंपलसरीली कुछ डायरेक्टर्स को हर एक जनरल मीटिंग में, हर एक एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर रिटायर होना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर कंपनी किन्हीं चुनिंदे यानी कि सिलेक्टेड लोगों के हिसाब से ही ना चले, और वही डायरेक्टर्स अपने हिसाब से अगर चलाते रहेंगे, शेयर होल्डर्स जिनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो कंपनी का वर्किंग सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर एक्ट बोलता है कि हम एक रूल बना रहे हैं। वो रूल क्या है कि सबसे पहले एक जनरल मीटिंग हुई, ध्यान से सुनिए, जिसके अंदर फर्स्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लिया गया था। ये फर्स्ट डायरेक्टर्स कब तक फर्स्ट डायरेक्टर्स रहे, जब तक एजीएम नहीं हुई। वंस दिस एजीएम हैज़ टेकन प्लेस, ये फर्स्ट डायरेक्टर्स खत्म हो जाते हैं और यहाँ पर फ्रेश डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है। बट यहाँ पर एक्ट का बोलना है कि फ्रेश अपॉइंटमेंट करो, बट पिछले जो यहाँ पर डायरेक्टर्स थे ज़रा उनको रिटायर भी करो, ताकि पूरा रोटेशन चलता रहे और नए नए लोग सामने आते रहे, पुराने लोग जाते रहे, और अगर वो पुराने लोग वापस आने भी है तो एक तरीके से रोटेशन में वो काम हो। ठीक है, उसी के लिए इस सेक्शन को यहाँ पर बनाया गया कि रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन। तो सबसेक्शन नंबर 6 ने क्या बोला, 6 से कैसे याद रहेगा आपको, देखिए 6 से 6 तो बनता ही है और 6 से 9 भी बनता है, बराबर है। तो आप इसको याद कर सकते हैं रोटेशन को इस तरीके से कि अगर आप इस तरीके से 6 को रोटेट करें तो 9 बन जाएगा। तो रोटेशन का सेक्शन कौन सा है, 69। ठीक है, याद कराने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा, है वो ना। सबसे पहले क्वेश्चन, भैया एप्लीकेबिलिटी बोल दो यार, ये सेक्शन अप्लाई किसके ऊपर होता है। तो उन्होंने बोला कि ये सेक्शन अप्लाई सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के ऊपर ही होगा, या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी के ऊपर होगा जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्योर प्राइवेट कंपनी है उसको एग्जम्प्ट किया गया है। मतलब कि अगर कोई प्योर प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स के अंदर ये लिख दे कि हम तो सभी डायरेक्टर्स को, ऑल डायरेक्टर्स को क्या हम नॉन रोटेशनल बनाना चाहते हैं, यानी कि हम उनको परमानेंट बनाना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो प्राइवेट कंपनी जो चाहे वो कर सकती है, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो सब के सब को नॉन रोटेशनल बना सकती है, यानी कि किसी को यहाँ पर रिटायर होने की ज़रूरत नहीं है, सब के सब यहाँ पर परमानेंट डायरेक्टर्स है। बट क्या एक पब्लिक कंपनी, क्या एक प्राइवेट कंपनी जो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है ऐसा कर पाएगी, नहीं। तो ठीक है, तो एप्लीकेबिलिटी हमको समझ में आ गई, पब्लिक एंड प्योर प्राइवेट, नो। अब अगला क्वेश्चन है कि रोटेशनल और नॉन रोटेशनल, ये दोनों टर्म्स को हमको यहाँ पर समझना होगा कि रोटेशनल कौन है और नॉन रोटेशनल कौन है। तो एक जनरल मीनिंग तो हम समझ चुके हैं कि जो रोटेशन से रिटायर होंगे उनको हम रोटेशनल बोलेंगे। मींस ऐसे कुछ डायरेक्टर्स होंगे जो यहाँ पर रिटायर होना कंपलसरी है। इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, कंपलसरी, यानी कि जब जब मैं बोल रहा हूँ रोटेशनल डायरेक्टर्स, इसका मतलब ये है कि कंपलसरीली उन डायरेक्टर्स को रोटेशन के हिसाब से रिटायर होना होगा। ठीक है, तो इसका उल्टा अगर हम करेंगे तो नॉन रोटेशनल कौन हो जाएगा, जो परमानेंट एक तरीके से, या फिर जिनको रिटायर होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो अब यहाँ पर 2 फिगर्स मैं आपको बोलने वाला हूँ जो आपको दिख भी गए होंगे। रोटेशनल के सामने मैंने लिख रखा है 2/3। क्या लिख रखा है मैंने, 2/3। ना 2/3 का मतलब क्या होता है मुझे ये बताइए।
मैं बताता हूँ आपको कि जितने भी टोटल आपके डायरेक्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, वो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 2/3 जो होंगे वो रोटेशनल डायरेक्टर्स है, यानी कि दे आर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। अब देखिए, लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जब अपॉइंटमेंट हुआ है तो आपको पता है कि एक ना एक दिन आपको रोटेशन का जब मौका आएगा आपको बाहर निकलना होगा। बट इसका क्या ये मतलब है कि कब निकलना होगा ये भी आपको पता चल रहा है? नहीं। देखिए, हमको तो ये बोला गया है कि 2/3 डायरेक्टर्स को, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर के 2/3 ऑफ डायरेक्टर्स को रोटेशन से रिटायर होना पड़ेगा। एक ना एक दिन उसको रिटायर होना पड़ेगा। बट कब, ये भी तो एक क्वेश्चन है। क्या हम सबको पता है कि इस दुनिया में आए हैं तो जाने तो वाले हैं, बट कब जाएंगे, क्वेश्चन ये है ना। तो उसी के लिए यहाँ पर इस सेक्शन को हम समझने वाले हैं। तो इनका कहना है अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड, सबसे पहली लाइन उन्होंने यहाँ पर लिख रखी है और हमने भी उसको यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में बोल्ड में लिख दिया है। पहले हम रोटेशनल को समझेंगे, फिर हम नॉन रोटेशनल को समझेंगे, बट रोटेशनल से सारी चीज़ें हम पहले क्लियर कर लेंगे। नाउ बिफोर गोइंग डीप इनटू दिस टॉपिक, मैं आपको बता देना चाहूँ, बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। पहले क्लियर है आपको बेसिक किसको एप्लीकेबल है, फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं, यस। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर रोटेशन के लिए 2/3 होने चाहिए ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। नाउ इससे पहले हमने देख लिया कि 6 को, यानी कि सबसेक्शन नंबर 6 को याद कैसे करना है, 69 से आपको याद रहेगा। अब अगला आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ व्हेन। आपने बोला है कि हमेशा 2/3 को एक्सपायर होना पड़ेगा। एक्सपायर से मतलब यहाँ पर रिटायर समझ लीजिएगा, ठीक है। तो कब होना पड़ेगा, व्हेन एट एवरी एजीएम एंड सब्सिक्वेंट एजीएम, ठीक है। यानी कि सबसे पहली जनरल मीटिंग आपने करी, मैं आपको यही बता रहा था ऊपर, देखिए सबसे पहली जनरल मीटिंग आपने करी, इस जनरल मीटिंग में फर्स्ट डायरेक्टर्स को आपने अपॉइंट किया, उसके बाद आपका फाइनेंशियल ईयर जैसे ही एंड हुआ उसके 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपने पहली एजीएम कर ली। इस पहली एजीएम से लेकर एट दिस एजीएम, ठीक है, 1, एंड एट एवरी सब्सिक्वेंट एजीएम, हर एजीएम में 2/3 ऑफ डायरेक्टर्स को रिटायर होना पड़ेगा रोटेशन के हिसाब से, ठीक है। तो एजीएम की बात तो हो गई। तो देखो वही उन्होंने बोला है कि अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड, ये किसके लिए लिख रखा है भैया उन्होंने कि आर्टिकल्स में अगर और कुछ बातें लिखी है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वरना बाय डिफॉल्ट रूल क्या चलता है भैया, एक्ट क्या बोलता है, मीन्स इफ आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग देन इट कैन डू सो। ओ हो, इनका कहना है कि आर्टिकल सभी लोगों का रिटायरमेंट बोल सकते हैं। अब मेरी बात सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने ऊपर प्राइवेट कंपनी को जो प्योर है क्या उसको हमने एक्सक्लूड किया, यस। मतलब एक प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख सकती है कि मेरे सभी के सभी जितने भी डायरेक्टर्स हैं सब परमानेंट हैं, बिल्कुल लिख सकती है। क्या ये वो स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम है क्या? देखिए वहाँ पर प्राइवेट कंपनी बोल रही थी कि मैं अपने सभी डायरेक्टर्स को परमानेंट बना सकती हूँ, तो बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होता ही नहीं है। बट एक पब्लिक कंपनी, किसकी बात कर रहे हैं हम, तो पब्लिक कंपनी के अंदर आ चुके हैं ना अब। एक पब्लिक कंपनी के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होता है, उसको अपनी हर एजीएम के अंदर 2/3 को रिटायर करना पड़ेगा रोटेशन से, बट वो अपने आर्टिकल में और भी कुछ लिख सकती है। इसका मतलब क्या है कि 2/3 तो मिनिमम हमको चाहिए ही चाहिए। एक्ट बोलता है मिनिमम 2/3 को तो आपको रिटायर करना ही पड़ेगा। बट आप अपने आर्टिकल में ये भी लिख सकते हो कि मैं मेरे सारे डायरेक्टर्स को हर एजीएम के अंदर मैं रिटायर करना चाहती हूँ, ऐसा आप आर्टिकल में बोल सकते हो। मतलब प्राइवेट कंपनी सबको परमानेंट बना रही थी और यहाँ पर पब्लिक कंपनी सबको यहाँ पर रोटेशनल बना सकती है। मिनिमम 2/3 तो है ही सही, बट अगर वो चाहे तो 2/3 नहीं, वो सभी को रोटेशनल बना सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप अच्छे समझना। नाउ इफ दैट्स नॉट द केस, मतलब अगर आर्टिकल्स में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो मिनिमम 2/3 को तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के 2/3 को उस पब्लिक कंपनी के टोटल नंबर के जितने डायरेक्टर्स है उसके 2/3 को लायबल है रिटायर होने के लिए। अब ज़रा ध्यान से सुनिए। तो अब देखिए उन्होंने यही पूछा कि भैया हमको रिटायर होना है, ये बात हम समझ गए, बट
कब रिटायर होना है, कौन से 2/3 में हम फंसने वाले हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो मिनिमम 2/3 तो हम यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। सो इन अदर वर्ड्स उनका ये कहना है कि हर एक आर्टिकल को मिनिमम तो 2/3 को यहाँ पर रिटायर करना ही पड़ेगा एंड सच डायरेक्टर्स आर कॉल्ड रोटेशनल डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर करनी होगी कि मिनिमम 2/3 तो हमको चाहिए ही चाहिए, और 2/3 के अलावा अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो बिल्कुल यू आर वेलकम, आप अपने आर्टिकल्स में डाल सकते हैं। आप 2/3 से ज़्यादा बोल सकते हैं कि यार मैं तो सबके सब डायरेक्टर्स को रोटेशनली रखना चाहता हूँ, देन यू कैन डू सो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट मिनिमम तो हमको चाहिए। और बार बार एक वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज़ लाइबल। मीन्स उनका कहना है दैट यू आर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। इट डजंट मीन दैट यू हैव टू रिटायर इन दिस मीटिंग। अभी वो डिसाइड किया जाएगा कि भैया 2/3 के काउंटिंग में आप आते हो, आप रोटेशनल डायरेक्टर हो, बट कौन सी एजीएम के अंदर आप जाओगे या इस एजीएम के अंदर आप जाओगे कि नहीं जाओगे, वो अभी आगे का प्रोसेस यहाँ पर बताएगा। सो लाइबल टू रिटायर अंडर रोटेशनल स्कीम इज 2/3 एंड अपॉइंट द सेम इन जीएम। ये क्या बोला उन्होंने, भैया आप 2/3 को रिटायर कर रहे हो, तो जो बचे हुए 2/3 जो गए हैं तो 2/3 आएंगे भी तो सही। तो उन्होंने कहा है कि 2/3 हर एक मीटिंग में जाएंगे और 2/3 हर एक मीटिंग में आएंगे। मतलब सर इसका ये मतलब ये हो रहा है, जो हम समझना चाह रहे हैं कि 2/3 जा रहे हैं और इतनी ही संख्या वापस आ रही है, 2/3 की हम काउंटिंग कर रहे हैं, बराबर है, वेरी गुड। ठीक है, इसका मतलब अगर मेरे 3 डायरेक्टर्स हैं, 3 डायरेक्टर्स में से 2/3 कितना होगा मेरा, ऑब्वियसली 2 होगा, तो 2 डायरेक्टर जाएंगे और 2 डायरेक्टर्स आएंगे। अभी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, क्या ऐसा ही है कि 2/3 करने के बाद में ये डिसाइड किया जाएगा कि इस 2/3 में से कितने जाएंगे, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नाउ व्हेन दिस डायरेक्टर्स विल बी रिटायर्ड, उनका क्वेश्चन जो हमारा है वो यहाँ पर आ गया है। देखिए, एट द फर्स्ट एजीएम हेल्ड just after the GM where first directors were appointed and at every subsequent AGM। मैंने आपको समझा दिया था कि पहले जो आपने एक GM करी जहाँ पर फर्स्ट डायरेक्टर्स को आपने अपॉइंट किया, आपका यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, उसके 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपने आपकी AGM कर ली। इस AGM से शुरुआत होगी और आगे की हर AGM में, मतलब AGM टू AGM, एट एवरी AGM 2/3 डायरेक्टर्स तो रिटायर होने ही होने हैं। बट उन 2/3 में से भी, अब सुनिए सुनिए सुनिए, कैच आ गया भैया, 2/3 का 1/3। ओके, मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं बॉस, 2/3 का 1/3, यस, 1/3 राउंड अप टू द नंबर नियरेस्ट टू 1/3, यानी कि राउंड अप करना है आपको, ऑफ सच 2/3 लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन शेल रिटायर फ्रॉम ऑफिस। उन्होंने कहा कि भैया सिंपल सी बात है, अगर आप 6 डायरेक्टर्स हैं, इसमें से अगर मैं 2/3 करता हूँ, ठीक है, तो टोटल 4 डायरेक्टर्स लाइबल हैं रिटायर होने के लिए, बट इस 4 में से भी 1/3 ही रिटायर होंगे। ठीक है, नाउ इसकी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो कुछ डेसिमल में हमें यहाँ पर आंसर आएगा 1.33 समथिंग। उसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है राउंड अप टू द नंबर नियरेस्ट टू 1/3, यानी कि हमको राउंड अप तो करना है बॉस, कैसे करना है आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे समझ में आएगा। बट एज ऑफ नाउ क्या क्या चीज़ें सॉर्ट हो गई है बॉस, देखिए इसको हम थोड़ा सा स्पेस क्लियर करते हैं। सॉर्ट क्या हुई ये चीज़ कि हमको हर एक एजीएम में, एट एवरी एजीएम 2/3 डायरेक्टर्स लाइबल टू रिटायर, ठीक है, बट हकीकत में ऑफिस कौन लोग छोड़ेंगे, 2/3 का 1/3, 1/3 ऑफ 2/3 को ऑफिस छोड़ के उस एजीएम में, जिस एजीएम की यहाँ पर बात चली जा रही है, उस एजीएम को छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। उन्होंने बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि भैया ये टोटल नंबर आप बोल रहे हो बार बार, ये टोटल नंबर में क्या सारे टाइप के डायरेक्टर्स आ जाएंगे क्या। तो उन्होंने कहा कि टोटल नंबर्स में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ना और नॉमिनी डायरेक्टर्स ना, हो सकता है नॉमिनी डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किया हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो अपने आप ही क्या होते हैं, नॉन रोटेशनल होते हैं। ठीक है, सो नॉन रोटेशनल होने की वजह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को और नॉमिनी डायरेक्टर को आप टोटल डायरेक्टर में काउंट नहीं करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम देखते हैं और समझते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। लेट्स सी, चलिए दोस्तों, तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले तो एग्जांपल हम एक थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। लेट्स से टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 9 है
इन 9 में से 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और 2 नॉमिनी डायरेक्टर है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि मिनिमम कितने डायरेक्टर्स यहाँ पर रिटायर होना चाहिए, आप बताइए। सबसे पहले आप यहाँ पर सेक्शन बताइए। आप बात कर रहे हैं 152 सब सेक्शन नंबर 6 की। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अगर आप निकालेंगे तो 9 माइनस 1 माइनस 2, क्योंकि ये दोनों तो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं टोटल में, तो 9 माइनस 3 हम कर देंगे 6 टोटल हो गया। इसका 2/3 लायबल है एक्सपायर होने के लिए, 2/3 हो गया इसका 4। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस 4 का 1/3 जो है उसको इसी मीटिंग में ऑफिस छोड़ के जाना पड़ेगा, अभी हमने ऊपर किया था। ठीक है, इसका अगर हम देखें तो 1.34 समथिंग हमारा आंसर आता है। एक्ट कहता है नियरेस्ट टू 1/3 आपको जाना पड़ेगा, नियरेस्ट यानी कि आपको राउंड अप करने के बजाय राउंड ऑफ करना पड़ेगा और मिनिमम आपका हो जाएगा 1। ठीक है, सो 1 डायरेक्टर आपका इस एजीएम में एक्सपायर होगा। एक्सपायर से मतलब ये है कि रिटायर होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप इस फिगर को चेंज कर लीजिए, 9 से 6 पे आए हम। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और राउंड अप कर सकते हैं अलग तरीके से। 7 है, 7 का 2/3 कर लीजिए आप। ठीक है, सो दैट कम्स टू 4.67। 4.67 को आप बराबर करेंगे तो 5 आएगा, बराबर है। 5 का आपको करना पड़ेगा 1/3, दैट कम्स टू 1.67 राइट। सो 1.67 उसको भी आप नियरेस्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली आप नियरेस्ट पे जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 1.67 है ना, 1.5 के अबव है, तो जो हमारा राउंड ऑफ के कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलते हैं वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। दिस वॉज 1.34 तो हमने 1 पे लिया है, दिस इज 1.67 तो हम 2 पे लिया, दिस 4.67 तो 5, मतलब आपको राउंड ऑफ करना है नॉर्मल तरीके से। ठीक है, सो हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। आपको 2/3 कैलकुलेट करना है, 2/3 का आपको 1/3 लेना है और उस एजीएम में आपके 1/3 आपको छोड़ के चले जाएंगे। लेट्स से अब क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, क्या मेथड अपनाएंगे अगर 2 डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं, समझने वाली बात है। तो इनमें से पहला कौन सा जाएगा, आप बताइए ना, पहला कौन सा जाएगा। उन्होंने कहा आपको फीफो मेथड यहाँ पर अप्लाई करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे पहले आया था, जिसको लॉन्गेस्ट टाइम हो चुका है ऑफिस के अंदर, लास्ट अपॉइंटमेंट्स अगर हम काउंट करें तो उस लॉन्गेस्ट ऑफिस जिसने होल्ड किया है उसको हम अभी निकाल देंगे। सही बात है ना, जो काफ़ी टाइम से डायरेक्टर बना हुआ है उसको पहले निकालिए, तो जो पहले आया था वो पहले यहाँ पर जाएगा, फीफो यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। ठीक है सर, व्हाट इफ कुछ 2 लोग हैं वो सेम डे पर अपॉइंट किए गए थे, तो सेम डे पर अपॉइंट किए गए थे, तो यहाँ पर अगर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट है दोनों के बीच में तो आप उसके हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। अगर नहीं है तो फिर आप लॉट के हिसाब से लॉट्स निकाल सकते हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। ये मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। नाउ अगला हमारा यहाँ पर टॉपिक है, नाउ व्हाट अबाउट रीअपॉइंटमेंट, यानी कि हम रीअपॉइंटमेंट की बात करेंगे। बट मैं आपको यहाँ पर सबसेक्शन नंबर 7 पहले दिखाना चाहता हूँ, जिसका यहाँ पर नाम दिया गया है डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। ओके, तो क्या अभी हम डीम्ड की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी हम डीम्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल रीअपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं जो इसी सेक्शन के अंदर आता है, 6 के अंदर। उनका कहना है कि भैया एक डायरेक्टर गया तो वैकेंसी क्रिएट हो गई, वैकेंसी फिल तो करनी पड़ेगी आपको, सीधी सी बात है। तो क्या कंपनी जिनको निकाल रही है उन्हीं को रीअपॉइंट कर सकती है क्या? आपने बोला कि 2 डायरेक्टर्स को निकालना पड़ेगा, रोटेशन से वो बाहर जा रहे हैं, तो क्या उन्हीं डायरेक्टर्स को वापस से रीअपॉइंट कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा यस, हम रीअपॉइंट कर सकते हैं उसी एजीएम के अंदर, या फिर हम बाहर से भी किसी पर्सन को ला सकते हैं, बट आपको सेक्शन 160 को फॉलो करना पड़ेगा, जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एनी अदर पर्सन देन रिटायरिंग डायरेक्टर, यानी कि बाहर की किसी पर्सन को जो रिटायर हो रहा है उसके अलावा किसी और पर्सन को अगर आप यहाँ पर अपॉइंट कर रहे हैं, सेक्शन 160 को फॉलो कीजिए। बट मेरा क्वेश्चन तो और सिंपल है, मेरा क्वेश्चन ये है कि वैकेंसी क्रिएट हो गई है, इसको फिल करना ज़रूरी है क्या? मुझे फिल ही नहीं करना है, तो हम फिल क्यों करते थे? क्योंकि देखिए, लेट्स से अगर हम पब्लिक कंपनी है तो हमको 3 मिनिमम डायरेक्टर्स चाहिए, प्राइवेट है तो मिनिमम 2 चाहिए, तो ये मिनिमम नंबर्स तो हमको मेंटेन करने पड़ेंगे। तो कुछ लोगों को बाहर निकालने के बाद में अगर मेरा ये मिनिमम से मैं कम पर आ जाता हूँ तो मुझे फिर से रीअपॉइंट करके यहाँ पर इस नंबर को मिनिमम पर लाना पड़ेगा। बट व्हाट इफ यार मैक्सिमम मेरे पास में 15 डायरेक्टर हो सकते हैं बिना स्पेशल रिजोल्यूशन के, और मिनिमम मुझे 3 चाहिए, कुछ लोगों को निकालने के बाद भी मैं 11 पे खड़ा होता हूँ, तो मुझे क्या वापस से लोगों को उस वैकेंसी को फिल करना ज़रूरी है क्या? नॉट एट ऑल। अगर मेरा मिनिमम नंबर डायरेक्टर्स का जो मुझे चाहिए वो मेरा बिलो द रिक्वायर्ड नंबर नहीं जाता है,
तो कंपनी ये भी डिसाइड कर सकती है कि उसको रीअपॉइंट नहीं करना है, ये उसके हाथ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सारे पॉइंट्स मैंने नोट्स में से यहाँ पर ले आया हूँ मैं आप लोगों के लिए सिंपल करने के लिए। ठीक है, एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ, आप बस बिंदास पढ़िए। अगला पॉइंट ये है कि भैया एजीएम, जिस एजीएम के अंदर उस डायरेक्टर को अपॉइंट होना था या फिर रिटायरमेंट होना था, वो एजीएम ही पोस्टपोन हो गई। तो क्या एजीएम जब बाद में होगी तो उस दिन पे हम रिटायरमेंट मानेंगे कि हम रियल डेट वाली एजीएम पर ही उसका रिटायरमेंट मान लेंगे? तो सेक्शन बोलता है कि अगर जिस डेट पर एजीएम होनी थी वो नहीं हो पाई तो जो रिटायरमेंट है दैट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड टू दैट पर्टिकुलर डेट एंड डायरेक्टर्स हु आर लायबल टू रिटायर मस्ट वेकेट द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑन दैट वेरी डेट व्हेन द एजीएम इज ऑट टू हैव बीन हेल्ड। इसका कहने का मतलब क्या है, 1 जनवरी 2020 को आपकी एजीएम होनी थी, वो नहीं हो पाई। इस दिन 2 डायरेक्टर्स रिटायर हो जाते, अगर ये एजीएम हो जाती तो इस दिन 2 डायरेक्टर्स को रिटायर होना पड़ता, बट एजीएम ही नहीं हुई तो एजीएम को एडजर्न किया गया नेक्स्ट वीक। ठीक है, उनको यहाँ पर 8 जनवरी को एजीएम होने वाली है और इस दिन पर एजीएम होगी। तो अब कहने का यहाँ पर मतलब ये है, क्या ये जो 2 डायरेक्टर्स रिटायर होने वाले थे वो रिटायर्ड माने जाएंगे फ्रॉम 1 जनवरी और 8 जनवरी? तो उनका कहना है फ्रॉम 1 जनवरी, कि जिस डेट पर एजीएम होनी चाहिए थी हम उसी डेट से रिक्वायरमेंट काउंट करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, सो ये हमारी बात हो गई रीअपॉइंटमेंट के बारे में। सो टोटल 2/3 थे भैया। ठीक है, 2/3 का 1/3 जो है वो हमने निकाल दिया, यानी कि 1/3 तो हमने कंपल्सरीली डाल दिया ना, या फिर आप इस तरीके समझ सकते हैं कि टोटल 2/3 तो रोटेशनल हो गए, तो बचे हुए 1/3 कितने हुए, नॉन रोटेशनल हुए। तो 1/3 जो बचे हुए हैं या फिर कोई दूसरा लेस नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो भी डिसाइड होता है आता है, वो आपके नॉन रोटेशनल हो जाएंगे, यानी कि वो एक तरीके से उनको रोटेशन से रिटायर होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स में आ जाएंगे। सो ये 1/3 हो गया, 2/3 हो गया। हमारा सबसेक्शन नंबर 6 जो है वो हमने यहाँ पर देख लिया है, जो बात कर रहा था रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन, 152 सबसेक्शन नंबर 6। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ सबसेक्शन नंबर 7 के ऊपर। ये बात करता है डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। डीम्ड का मतलब क्या होता है कि हमने उनको रीअपॉइंट किया ही नहीं और हमने किसी नए बंदे को अपॉइंट भी नहीं किया। देखिए, चैतन्य जैन को बोला गया कि आप निकालिए, आप प्लीज़ आप निकल सकते हैं, आप रोटेशन में आप रिटायर होने वाले हैं। ठीक है भैया, चैतन्य जैन छोड़ के चले गया, बराबर है। उसकी जगह आपको वैकेंसी फिल करनी थी उसी जीएम के अंदर, आपने वो भी नहीं करी और आपने वो मीटिंग को ख़त्म कर दिया और ऐसा आपने कुछ क्लियर बताया ही नहीं कि आप एक्सप्रेसली कैसे रिजॉल्व करेंगे वैकेंसी को। तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि भैया मीटिंग के लिए 6 लोग बैठे, जनरल मीटिंग हुई और उस जनरल मीटिंग के अंदर वैकेंसी को फिल किया ही नहीं और ये भी नहीं बताया कि भैया वैकेंसी को फिल हम कब करेंगे और कैसे करेंगे। तो क्या होगा भैया, तो उन्होंने कहा कि जो मीटिंग है उसको हम एडजर्न मानेंगे और नेक्स्ट हफ्ते सेम टाइम पर, सेम प्लेस पर, सेम डे पर उस मीटिंग को रखा जाएगा। उस मीटिंग पे, एडजर्न्ड मीटिंग में उस वैकेंसी को फिल किया जाएगा। अगर तब भी उस वैकेंसी को फिल नहीं किया गया तो फिर डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। देखिए, जो भी मैंने आपको बात बोली वो यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए, जनरल मीटिंग हुई, वैकेंसी को फिल नहीं किया गया और एक्सप्रेसली ये भी रिजॉल्व नहीं किया गया क्या कि हम वैकेंसी नहीं भरेंगे। मतलब आपने ये भी नहीं बोला कि हम नहीं करने वाले हैं, या तो क्लियर कट बोल दो ना यार कि हम वैकेंसी फिल नहीं करेंगे तो बात खत्म हो। नहीं, आपने ये भी नहीं बोला कि हम वैकेंसी फिल नहीं करेंगे और आपने फिल भी नहीं करी, तो हम क्या माने इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि मीटिंग को एडजर्न माना जाएगा अगले हफ्ते सेम दिन पर, सेम टाइम पर, सेम प्लेस पर। अगर वो अगले हफ्ते का वो दिन नेशनल हॉलीडे निकलता है तो उसका अगला दिन। ठीक है भैया, वो दिन भी आ गया। वो दिन भी एडजर्न मीटिंग के दिन भी वैकेंसी जो थी रिटायरिंग डायरेक्टर की उसको फिल नहीं किया। उस दिन ये भी नहीं बोला कि भैया हम वैकेंसी फिल करेंगे ही नहीं, फिर से बात हवा में रह गई। भैया अब क्या होगा? उन्होंने कहा यार बॉस यार बस यार, अब हम डीम्ड रीअपॉइंटमेंट मान लेंगे। जिस बंदे को आपने निकाला है वही बंदा वापस से आ जाएगा अंदर, उसे हम डीम्ड रीअपॉइंटमेंट कहते हैं। बट उन्होंने बोला डीम्ड रीअपॉइंटमेंट के कुछ एक्सेप्शंस है। कैसे? चैतन्य जैन
आप निकलिए क्योंकि आप रोटेशन से रिटायर होने वाले हैं इस एजीएम में। चैतन्य जैन ने बोला ओके नमस्ते, मैं जा रहा हूँ। एक मीटिंग हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी मीटिंग हुई, कुछ भी नहीं हुआ। डीम्ड रीअपॉइंटमेंट की वजह से चैतन्य जैन वापस डायरेक्टर बन गया, बट चैतन्य जैन को बनना ही नहीं है। चैतन्य जैन ने मना कर दिया भैया, चैतन्य जैन ने अपनी कंसेंट दी ही नहीं, या फिर चैतन्य जैन डिस्क्वालीफाई हो गया, चैतन्य जैन इंसॉल्वेंट हो गया, चैतन्य जैन अनसाउंड माइंड का हो गया। अब वो डिस्क्वालीफाइड है, केपेबल नहीं है, वो अपनी कंसेंट नहीं दे रहा है, तो क्या इन सिचुएशन में मेरा डीम्ड रीअपॉइंटमेंट माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। तो इसलिए कुछ एक्सेप्शंस को यहाँ पर क्रिएट किया गया है। वो क्या है? इफ एट दैट मीटिंग, कौन सी दैट मीटिंग? जो पहली मीटिंग होनी थी उसमें, या फिर प्रीवियस मीटिंग, ओरिजिनल मीटिंग और एडजर्न मीटिंग, दोनों की बात चल रही है। एक ऐसा रिजोल्यूशन रखा गया रीअपॉइंटमेंट के लिए, उसको रखा एंड लॉस्ट, यानी कि वो रिजोल्यूशन को फेवरेबल वोट्स नहीं मिले, वो रिजोल्यूशन पास ही नहीं हो पाया। मतलब भैया सीजे को 2/3 के 1/3 में काउंट कर लिया गया और सीजे ने ऑफिस छोड़ दिया। सब लोगों ने एक रिजोल्यूशन रखा कि सीजे को हम वापस रीअपॉइंट करते हैं। 5 लोग थे, 5 में से सिर्फ एक ने बोला यस, बाकी ने बोला ही नहीं। तो क्या रिजोल्यूशन पास हुआ? नहीं हुआ। मतलब क्लियर कट यहाँ पर जनरल मीटिंग में लोग ये नहीं चाहते हैं कि सीजे वापस आए। तो जब क्लियरली नॉन पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन है तो क्या रीअपॉइंटमेंट तब भी हो जाएगा क्या? नहीं होगा। जब जीएम के लोग चाहते ही नहीं है, क्लियरली रिजोल्यूशन हमने यहाँ पर टेबल पे रखा था और सब लोगों ने मना कर दिया, तो हम डीम्ड रीअपॉइंटमेंट कैसे करेंगे भैया? वो बात बराबर है आपकी कि हमने एडजर्न्ड मीटिंग में भी डिसाइड नहीं किया कि वैकेंसी कैसे फिल हम करेंगे, बट हमने ये भी तो बोला कि हम चैतन्य जैन को अंदर नहीं लेने वाले, ये बात तो पक्की है, तो वो तो आपको माननी पड़ेगी ना। तो रीज़न नंबर 1 जहाँ पर ये बोला गया, इस सिचुएशन में डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा। अगला जो मैंने आपको बोला, मैंने अपनी अनविलिंगनेस दे दी है तो भी मेरा डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। मैं क्वालिफाई नहीं हूँ, डिस्क्वालीफाइड हो गया हूँ, तो भी यहाँ पर क्या मेरा अपॉइंटमेंट हो पाएगा? नहीं, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा। पॉइंट नंबर 3 भी आ गया हमारा यहाँ पर। आगे, इफ अ रिजोल्यूशन, whether special resolution or order resolution is required for the appointment। भैया मैं ऐसे डायरेक्टर की पोस्ट पे था, अगर मुझे रीअपॉइंट होके वापस आना है तो मेरे अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी तरीके का रिजोल्यूशन की ज़रूरत है, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे वो स्पेशल रिजोल्यूशन हो। जब तक वो रिजोल्यूशन पास नहीं होंगे मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। और ये कौन बोलता है? ये एक्ट बोलता है ऐसा भैया। तो अगर कोई भी अपॉइंटमेंट में रिजोल्यूशन की ज़रूरत है तो वहाँ पर डीम्ड कोई भी चीज़ को नहीं माना जाएगा। रिजोल्यूशन मीन्स यार ऑर्डिनरी 50% हमको फेवरेबल वोट चाहिए, स्पेशल यानी कि 75% हमको वोट चाहिए। तो अगर एक्ट बोल रहा है कि एसआर या ओआर चाहिए तो एसआर ओआर के बिना डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। ठीक है, 4th पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब लास्ट पॉइंट हमारा 5th पॉइंट, आइए इसको समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला जो यहाँ पर एक्सेप्शन कहिए या फिर पॉइंट कहिए, बड़ा ही अच्छा है। उसके लिए आपको एक सेक्शन समझना पड़ेगा 162, जो हम आगे डिटेलिंग करने वाले हैं, बट चलिए उसको यहाँ पर समझ लेते हैं। सेक्शन 162 हमारा कवर हो जाएगा। देखिए 162 क्या बोलता है? 162 का ऐसा कहना है कि एक रिजोल्यूशन से, ध्यान से सुनिए, सिंगल रिजोल्यूशन से 2 या 3 यानी कि एक से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। मैंने एक रिजोल्यूशन रखा और उसके अंदर मैंने सीजे, एजे, एमजे 3 लोगों का नाम रखा और मैंने कहा कि सबके अपॉइंटमेंट के लिए रिजोल्यूशन बनाया गया है, करिए, वोट करिए भैया। अब क्या होगा? सब लोगों को या तो तीनों को इन टोटो एक्सेप्ट करना होगा या फिर रिजेक्ट करना होगा। गलत बात है ना यार, इंडिविजुअली स्क्रीनिंग का मौका नहीं मिलता है, यानी कि इंडिविजुअली में हर किसी मेंबर को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का मौका नहीं मिलता है। तो एक्ट कहता है 162 सेक्शन के अंदर कि सिंगल रिजोल्यूशन से सिंगल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट ही होना चाहिए, सिंगल रिजोल्यूशन से 2 या 3 डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखा हुआ है। देखिए सेक्शन 162 प्रोहिबिट्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड ब्लॉक बाय पासिंग ए सिंगल रिजोल्यूशन। ठीक है, electing more than one person as director through a single resolution deprives the shareholder from exercising their choice to reject a specific individual।
इसीलिए उन्होंने क्या बोला है कि आप एक सिंगल रिजोल्यूशन से सिंगल डायरेक्टर को ही आप अपॉइंट कीजिए। दैट इज वाई 162 रिक्वायर्स एवरी इंडिविजुअल पर्सन टू बी वोटेड इंडिविजुअली फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर। ठीक है, बट उन्होंने क्या बोला, एज एन एक्सेप्शन, फिर भी अगर आप सिंगल रिजोल्यूशन से आप 2 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना चाहते हैं, हम आपकी ये बात मान जाएंगे, बट इस सिंगल रिजोल्यूशन के लिए आपको एक प्रपोजल मूव करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर और उसको 100% से फेवर में जिताना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर आप रिजोल्यूशन के लिए रिजोल्यूशन रख रहे हैं क्या? यस, रिजोल्यूशन के लिए रिजोल्यूशन, कि अगर आप सिंगल रिजोल्यूशन से अपॉइंटमेंट चाहते हैं 2-3 लोगों की, तो इस सिंगल रिजोल्यूशन के लिए एक रिजोल्यूशन रखिए और उसको 100% वोट से जिताइए। अगर ऐसा होता है तो हम आपको अलाउ करेंगे सिंगल रिजोल्यूशन से 2 या 3 लोगों को यहाँ पर अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या है, कंपनी के जनरल मीटिंग में हुई 20 मेंबर्स के साथ में एक प्रपोजल मूव किया गया टू अपॉइंट 3 persons बाय अ सिंगल रिजोल्यूशन। दिस प्रपोजल वॉज एग्रीड टू बाय द 17 शेयर होल्डर्स। 20 में से 17 ने ही यहाँ पर अग्री किया। रिमेनिंग 3 मेंबर्स डिड नॉट वोट एट ऑल। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, डिड नॉट वोट एट ऑल, यानी कि उन्होंने वोट ही नहीं दिया है। ओके 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 ओके। दस नो वोट वॉज कास्ट अगेंस्ट द प्रपोजल। आप बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, 3 ने मना करा ना? अरे 3 ने मना नहीं किया, 3 ने वोट ही नहीं किया, तो 17 ने वोट किया और 17 ने हाँ कर दी, तो ये 100% हो गया कि नहीं हो गया? यस, बिल्कुल हो गया। In such a situation, the company can appoint 3 persons as directors by single resolution. Such single resolution shall be passed by simple majority, that is, as an ordinary resolution. अब वो सिंगल रिजोल्यूशन जो है उसके लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चलेगा, यानी कि 50% की मेजोरिटी चाहिए रहेगी, बात खत्म। ठीक है सर, अगर इस चीज़ को हमने नहीं माना तो, यानी कि हमने सिंगल रिजोल्यूशन के लिए रिजोल्यूशन पास नहीं करवाया तो कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा और ऊपर जिन लोगों को अपॉइंट किया गया है वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा माना जाएगा कि कुछ अपॉइंटमेंट हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो अब दोस्तों एग्जम्पशन क्या है भैया? एग्जम्पशन है 162 किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है? इन्होंने बोला गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है उसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता है, और इन्होंने बोल दिया प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यार इन सभी केसेस में क्या होना ज़रूरी है हमको पता है, एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। सर बचा क्या? गवर्नमेंट कंपनी गई, सब्सिडरी गई, प्राइवेट गई, तो बचा क्या? बचा ना भैया पब्लिक कंपनी बची ना, नॉर्मल पब्लिक कंपनी, उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होगा। मतलब एक तरीके से पब्लिक कंपनी के लिए सेक्शन नंबर 162 को यहाँ पर बनाया गया है। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ठीक है, हमें क्या समझना था, हम थे डीम्ड रीअपॉइंटमेंट के एक्सेप्शन के अंदर। अब देखिए हुआ क्या, तो देखिए हम बात कर रहे हैं डीम्ड रीअपॉइंटमेंट की। डीम्ड रीअपॉइंटमेंट के एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला कि भैया एक्सेप्शन में सेक्शन 162 भी फोकस में करिए ज़रा। 162 के हिसाब से आपने एक ही रिजोल्यूशन से 2-3 लोगों को आपने अपॉइंट कर लिया, वो सही होता अगर आपने एक प्रपोजल मूव किया होता। बट अगर आपने प्रपोजल मूव नहीं किया है और आपने अपॉइंटमेंट कर लिया है, तो क्या वो अपॉइंटमेंट ही गलत है? यस, वो अपॉइंटमेंट गलत है क्योंकि सेक्शन 162 कॉन्ट्रावेन हो गया है। तो क्या उन डायरेक्टर्स का रीअपॉइंटमेंट हम डीम्ड मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि जिनका अपॉइंटमेंट ही गलत था उनका रीअपॉइंटमेंट कैसे सही हो सकता है? तो वो भी यहाँ पर एक्सेप्शन में आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब रोटेशन वाला, अपॉइंटमेंट वाला, रीअपॉइंटमेंट वाला, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट वाला, यानी कि सेक्शन 152 का सबसेक्शन नंबर 6 और सबसेक्शन नंबर 7 गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी को अप्लाई नहीं होता है। शर्त यह है कि उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और यहाँ पर एनुअल रिटर्न में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सो इस तरीके से हमने सेक्शन 152 यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। 152 की अगर हम यहाँ पर समरी देखें तो सबसेक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। सबसेक्शन नंबर 1 में देखा हमने फर्स्ट डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। सबसेक्शन नंबर 2 में हमने देखा सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। सबसेक्शन नंबर 3, 4 और 5 ये सब अदर कैटेगरी में आते थे, बराबर। दिन चाहिए,
डिक्लेरेशन चाहिए, कंसेंट चाहिए, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट चाहिए इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 6 बोलता है रोटेशनल होंगे 2/3 और जाएंगे उसके 1/3, बचे हुए 1/3 जो है वो क्या होंगे, नॉन रोटेशनल होंगे। ठीक है। 7 बोलता है डीम्ड रीअपॉइंटमेंट क्या होगा, यस। मीटिंग में ना आपने वैकेंसी फिल करी, ना आपने ये बोला कि वैकेंसी फिल हम नहीं करेंगे, एडजन हो गई, एडजन में आपको डिसाइड करना था, वहाँ भी नहीं किया तो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। बट एक्सेप्शन से डीम्ड रीअपॉइंटमेंट के वो क्या है भैया, बंदा ही डिस्क्वालीफाई हो गया है, उस बंदे ने अपनी अनविलिंगनेस दिखा दी है। भैया कंपनी के शेयर होल्डर्स ने स्पेशली रिजोल्यूशन हमने रखा था उनके सामने कि उसको रीअपॉइंट किया जाए, बट उस बात को माना ही नहीं, तो अनफेवरेबल तरीके से वो रिजोल्यूशन ही पास नहीं हुआ। तो अब लोग बोल रहे हैं क्लियरली, तो फिर कैसे अपॉइंट करोगे, डीम्ड तरीके से नहीं कर पाएंगे, हटा अलग सावन की घटा। 162 वाला गलत अपॉइंटमेंट है, तो रीअपॉइंटमेंट तो गलत होगा ही सही। इस तरीके से कुछ एक्सेप्शन है वो भी हमने यहाँ पर समझ लिए हैं। सेक्शन 152 हमारा सभी सब सेक्शंस के साथ में यहाँ पर कवर होता है। जैसा हमारा टाइटल था दोस्तों यहाँ पर, जो था कि हम अपॉइंटमेंट की बात करेंगे और रीअपॉइंटमेंट की बात करेंगे, यानी कि हमने अपॉइंटमेंट तो देखा 152 के साथ में, और रीअपॉइंटमेंट के लिए हमने कौन से सबसेक्शन देखे, रीअपॉइंटमेंट के लिए हमने देखा सबसेक्शन नंबर 6 का रीअपॉइंटमेंट, और डीम्ड रीअपॉइंटमेंट सबसेक्शन नंबर 7 के साथ में भी हमने देखा, और रिलेटेड एग्जम्पशंस को भी हमने समझा। इसी के साथ में सेक्शन 152 आपको हमेशा याद रहेगा, 1 से फर्स्ट, सेकंड से सब्सिक्वेंट, 152 और रीअपॉइंटमेंट में 6 और 7 आप इसको याद रखिए। तो कुल मिला के फर्स्ट पार्ट में इतने सेक्शन, और सेकंड में ये वाला सेक्शन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, डायरेक्टर चैप्टर पूरा पढ़ने वाले हैं, तीनों चैप्टर्स हम यहाँ पर, सब वीडियोज़ आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल किए जाएंगे फॉर योर स्टडीज़ एंड फॉर योर कन्वीनियंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।